हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSR PCB क्लासेस पर स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। इसमें देखेंगे किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व J कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो देखेंगे, हाँ तो देखेंगे चूंकि एकांक जो होता है क्षेत्रफल में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे इसलिए हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल में जो हो जाएगा I/A धारा प्रवाहित हो रही है। और यही देखिए कहा गया है एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा जो हो जाएगी धारा घनत्व कहलाती है। तो इसे J से हम व्यक्त कर देंगे। J बराबर हो जाएगा I/A। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगर इसका मान 1 कर देंगे तो हो जाएगा एकांक क्षेत्र में जो बहने वाली धारा हो जाती है वो धारा घनत्व के बराबर हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा उसका फार्मूला। हाँ तो देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो हो जाएगा व्यंजक प्राप्त करेंगे, अभी अगले टॉपिक में हम देखेंगे इसको। तो ये परिभाषा हो जाएगा उसका, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है या वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। इसे VD से व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले हम एक चालक बनाएंगे, चालक तार हो जाएगा। चलिए चालक तार बना ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा चालक तार। ये चालक तार हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो हो जाएगी अनियमित हो जाएगी, अनियमित गति करेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ऐसे इधर उधर हो जाएंगे, अनियमित गति, किसी भी दिशा में ये गति कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा हो जाएगी अनियमित, ऐसे इधर किसी भी दिशा में आप दिखा देंगे हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा चालक। और ये लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति, ये लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति हो जाएंगे। और ये हो जाएगा चालक जब वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जाती है। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसी चालक में क्या हम करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो चलिए ये चालक तार बना दे रहे हैं और इसमें भी वैद्युत धारा प्रवाहित करके देखेंगे हम क्या होता है, प्रभाव पड़ता है इस पर। तो चलिए वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर पहले कुंजी लगा देंगे और यहाँ से जो हो जाएगा इसको हम बैटरी द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। चलिए बैटरी द्वारा कनेक्ट कर दिए। अब इसमें I धारा प्रवाहित हो जाएगी और चालक तार की लंबाई जो हो जाएगी L हो जाएगी और इसके सिरों के बीच विभवांतर हमारा V स्थापित हो जाएगा। और चालक तार की जो हो जाएगी हमारी वो क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो भी इधर ही दिशा में स्थापित हो जाएगा। E इससे बाहर की देखिए इधर की दिशा में स्थापित होगा। तो इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है जब चलेंगे आगे तो क्या करेंगे, धनायन से टकराएंगे। धनायन से टकराने के बाद उसकी दिशा हो जाएगी विपरीत, उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर धनायन से टकराएंगे, फिर उसकी दिशा हो जाएगी विपरीत, फिर धनायन से चलाएंगे टकराएंगे। ऐसे चलते चलते वो धनायन से टकराते रहते तो उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। यहाँ पर आएंगे फिर धनायन से टकराएंगे तो इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। फिर यहाँ पर चलेंगे, वहाँ से फिर धनायन से टकराएंगे, उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र में देखेंगे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी धारा की दिशा में। और ये इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग VD हो जाएगा ये इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। देखिए ये हमेशा इसके विपरीत दिशा में ही चलता है, लेकिन ये क्या करता है, जिग जैग करता है। जिग जैग, ये जिग जैग करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग, DRIFTING। इसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ड्रिफ्टिंग से आएगा ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसीलिए इसे कहा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात अनुगमन वेग, क्योंकि ये ड्रिफ्टिंग करते हुए चलते हैं। तो देखेंगे जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका वेग जो हो जाएगा हमारा, चूँकि हमने कहा कि औसत वेग होता है, ये होता है औसत वेग। तो औसत वेग होता है इसलिए हम देखेंगे, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चलेगा आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वेग V1 हो जाएगा और यहाँ पर वेग V2 हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा V3 और V4 V5 V6, ऐसे वेग इसका बदलता रहता है। तो इसी के इसका औसत हम निकालेंगे तो VD बराबर हो जाएगा, VD बराबर हो जाएगा V1 देन V2 देन V3 प्लस डेड 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 से लिख देंगे VN हो जाएगा और इसकी बटा हो जाएगा N। ये औसत वेग हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो लगा समय होता है उसे श्रांतिकाल कहते हैं। तो श्रांतिकाल को हम देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, जब यहाँ से चलेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इसके क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय जो τ1 हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा τ2 और यहाँ पर आ जाएगा τ3 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा τ4, यहाँ पर हो जाएगा τ5
और यहाँ पर हो जाएगा टाउ 6। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो ये भी टाउ जो हो जाएगा, इसका भी औसत हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 प्लस ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा प्लस टाउ n, और सबके अपन n लिख देंगे। इसका औसत निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इसका औसत हो जाएगा। अब इसके लिए हम देखेंगे क्या हो जाएगा। ये जो होता है टाउ होता है विश्रांतिकाल या श्रांतिकाल होता है, जिसे रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो लगा समय होता है वो क्या कहलाता है, विश्रांतिकाल या श्रांतिकाल कहलाता है। हाँ, तो देखेंगे अगला टॉपिक जो हो जाएगा हमारा, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की बार 95% से भी एबव चांसेस है इसको आने के। तो देखेंगे वही हम पुराना वाला जो हो जाएगा बनाएंगे चित्र। ये हो जाएगा हमारा चालक तार हो जाएगा। चलिए चालक तार बना लिए। इस चैप्टर में केवल यही एक ही चित्र दिखाएगा बार बार। तो ये हो जाएगा हमारा चालक तार। इसको क्या करेंगे, बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसे, ये कुंजी हो जाएगा, इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये बैटरी हो जाएगा हमारा, और इसमें धारा आई हमारा प्रवाहित हो रहा है। जब धारा आई प्रवाहित हो जाएगा तो इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र हमारा स्थापित हो जाएगा इधर की दिशा में, और इसके विपरीत दिशा में ही इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, गति की दिशा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा हो जाएगी, इसके बीच जो हो जाएगा हमारा विभवांतर स्थापित हो जाएगा, वी स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले, तो देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चूंकि गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ बल लगेगा, क्योंकि ये देखिए वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो इस पर एक बल लगेगा। तो बल लगने के कारण वही हम ज्ञात करेंगे। इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, अब ये कहाँ लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र में लग रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो हो जाएगा F बराबर हो जाएगा स्मॉल ई और कैपिटल ई हो जाएगा। ये कहाँ से आया, यहाँ पर देखेंगे चूंकि F बराबर होता है Q इंटू ई होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ आवेश पर लगने वाला बल होता है, इसलिए F बराबर क्यू ई होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल देखेंगे तो F बराबर हो जाएगा ई क्यू, या तो ऐसे लिख देंगे ई बराबर हो जाएगा F बटा क्यू। यहाँ से देखेंगे वैद्युत क्षेत्र में तो संबंध होता है, यहाँ से निकल कर आ जाएगा ये। हाँ, तो देखेंगे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो हमारा बल हो जाएगा वो देख लिए। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा त्वरण। अब इलेक्ट्रॉन का त्वरण देखेंगे, त्वरण चूंकि होता है ए बराबर होता है F बटा हो जाता है m। चूंकि F का मान हमें जो हो जाएगा पता है, तो F का मान यहाँ पर हम लिख देंगे। ये जो हो जाएगा F का मान हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल ई कैपिटल ई बटा हो जाएगा m। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे त्वरण बराबर क्या होता है, लिखेंगे त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा होता है समयांतराल। ठीक है, इसको लिख देंगे वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। इसको या तो ऐसे कहेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग हो जाएगा माइनस प्रारंभिक वेग हो जाता है। और ये समयांतराल जो हो जाता है समयांतराल, इसको अंतिम समय और माइनस प्रारंभिक समय भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा देखेंगे जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो गति करना प्रारंभ किया है, क्योंकि पहले उसका वेग शून्य था, और जब गति करना प्रारंभ किया तो उसका शून्य से हो जाएगा वेग हो जाता है वी तो यहाँ पर लिख देंगे वी, लास्ट वेग उसका हो जाएगा वी। और शुरू से गति करना प्रारंभ किया, चूंकि पहले उसका वेग कुछ नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और ये समयांतराल देखेंगे, इसमें जो हो जाएगा टाउ, टाउ जो हो जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन को गति करने में जो समय लगा, दो क्रमांक टक्करों के मध्य जो समय लगा है वह हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा अंतिम हो जाएगा टाउ। और चूंकि उसके पहले क्या था, शून्य था, गति ही नहीं कर रहा था, तो उसका समयांतराल कहाँ लगेगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच मतलब मध्य टक्करों के मध्य समय ही नहीं लग रहा, तो इसलिए हो जाएगा शून्य। तो इसमें घटाएंगे त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर हो जाएगा वी डी अपन हो जाएगा टाउ। इसको बनाएंगे समीकरण 1। समीकरण देखिए ये 2 हो जाएगा समीकरण, और ये हो जाएगा समीकरण 1, दोनों में ए है अर्थात ये दोनों त्वरण है, तो इसका क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, चलिए हम तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर अब देखिए जब दोनों पक्षों में ए है तो ये हो जाएंगे कैंसिल, बाकी हो जाएंगे दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बटा जो हो जाएंगे एम हो जाएंगे, स्मॉल ई कैपिटल ई बटा एम हो जाएगा।
उसके बाद और देखेंगे, और ये वाला जो हो जाएगा पार्ट, ये भी इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बटा जो यम हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डी अपॉन टाउ के बराबर हो जाएगा। चूँकि हमें ज्ञात क्या करना है, वी डी ज्ञात करना अनुगमन वेग, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा वी डी अपॉन हो जाएगा स्मॉल ई, उसके बाद कैपिटल ई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टाउ अपॉन हो जाएगा एम। इतना हमारा आ जाएगा। अब देखेंगे हमारा होता है चूँकि ई बराबर होता है वी अपॉन एल, तो इसका मान इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे तो वी डी अपन हो जाएगा। देखिए अब टाउ को इधर लिख देंगे ई के स्थान पर, और ई को टाउ के स्थान पर लिख देंगे, तो हो जाएगा ई हो जाएगा और टाउ लिख देंगे। टाउ के स्थान पर हमारा आता है, ई के स्थान पर आता है वी बाई एल, तो यहाँ पर लिख देंगे वी बाई एल हो जाएगा। और अपन देखिए एम है तो यहाँ पर लिख देंगे एम, क्योंकि एम आ जाएगा इसके साथ हो जाएगा, तो हमारा वी डी बराबर यहाँ पर लिख देंगे हो जाएगा वी डी बराबर होता है ई वी हो जाएगा और टाउ। देखिए अब ई को क्या किया, टाउ को बाद में फिर उसी स्थान पर लिख दिया, वी को पहले लिख दिया, ई वी टाउ बटा एम एल। ये होता है हमारा अनुगमन वेग के लिए व्यंजक होता है। ठीक है, और इसका वेग है, चूंकि वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड हो जाएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ये वाला हमारा हो गया अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। हाँ, तो देखेंगे अगला जो हो जाएगा हमारा टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसलिए इस पर स्टार लगाए हुए हैं। स्टार वाले जितने टॉपिक हो जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखेंगे वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में संबंध देखेंगे, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो वही पुराना हम फिगर बनाएंगे इसमें। तो चलिए ठीक है, हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो चलिए हो जाएगा हमारा फिगर, वही जो था हमारा चालक का फिगर बनाएंगे। चलिए ये हो जाएगा चालक, ये हो जाएगा हमारा चालक तार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चालक तार की लंबाई हमारा एल हो जाता है। चलिए चालक तार की लंबाई हमारा एल हो जाएगा, और ये जो होता है इसमें पहले वैद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे। चलिए बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पर कुंजी लगा देंगे, तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये कुंजी हो जाएगी, ये हो जाएगा बैटरी, ये प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो प्लस थीटा से धारा प्रवाहित आई हो जाएगी। इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई, धारा की दिशा में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वी डी हो जाएगा, और यहाँ पर जो विभवांतर हमारा स्थापित हो जाएगा वी, विभवांतर स्थापित हो जाएगा। अब देखिए ये लंबाई है, ये हो जाएगा हमारा चालक तार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा चालक तार का क्षेत्रफल, जिसे ए कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना चालक की लंबाई, लिखेंगे माना चालक की लंबाई एल तथा क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल ए है। ठीक है, जब लंबाई एल हो जाएगा और चालक का क्षेत्रफल ए हो जाएगा, तो इसका देखेंगे हम क्या हो जाएगा, आयतन। तब चालक का आयतन, चालक का जो हो जाएगा आयतन हम देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा चालक का आयतन। आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा ए एल लिख देंगे, चूंकि ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंबाई, इसको क्या कहते हैं, आयतन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आयतन। अब अगला लिखेंगे, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में, चालक के प्रति एकांक आयतन में, लिखेंगे यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तब, n हो तब। इसमें देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर नहीं तो लिख देंगे हो जाएगा मुक्त। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यदि चालक में क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, अर्थात जो गति कर रहे थे वो हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी स्मॉल n हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे चालक का जो हो जाएगा, चालक का जो हो जाएगा कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे चालक का कुल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख देंगे चालक का कुल इलेक्ट्रॉन या चालक में कुल इलेक्ट्रॉन। चूंकि आयतन n है, आयतन एल है, तो एल लिख देंगे, और n है इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaL। इतना हो जाएगा क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखेंगे चालक का जो हो जाएगा आवेश, वो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चालक का आवेश, चालक का आवेश या चालक में जो हो जाएगा आवेश, उसको देखेंगे। आवेश जो हो जाएगा हमारा
Q बराबर हो जाएगा NaLe हो जाएगा। चूँकि यहाँ देखेंगे लिख देंगे E बराबर क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, ये जो हो जाए इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ई का आवेश हो जाएगा, ई का आवेश हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा आवेश, इतना हो जाएगा। चूँकि हमारा जो चालक था, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए अगर n था तो हो जाएगा n पर आवेश भी हो जाएगा, तो इसलिए इसमें ई से गुणा कर दिया गया है। अब देखेंगे हम धारा, लिखेंगे अतः धारा। अब धारा बराबर क्या होता है, आई अपान होता है टी, चूँकि क्यू अपान होता है टी। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है क्यू अपान टी, तो यहाँ पर लिख देंगे धारा आई बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए क्यू का मान यहाँ से, तो यहाँ से रख देंगे NaLe हो जाएगा, और अपान देखिए यहाँ पर टी है, तो टी तो हमें पता नहीं, तो इतना मान हम रख के उसके बाद क्या करेंगे, हम टी का मान निकाल लेंगे। टी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन को चालक में L लंबाई में प्रवाहित होने में जो लगा समय हो जाएगा उसको निकालेंगे। चलिए पहले यहाँ पर बना लेते हैं चित्र, तब समझेंगे। ये हो जाएगा हमारा चित्र हो जाएगा। चलिए इसको क्या करें, हम बैटरी से जोड़ दिए, ये प्लस सिरा हो जाएगा, ये माइनस। यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं, कुंजी नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आई, ये चालक की L लंबाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा A हो जाएगा, और इसके बीच विभवांतर स्थापित होता है V, और ये हो जाएगी उसकी गति की दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की, और इधर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा हो जाएगी, जिसे Vd से हम व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन को, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो गति कर रहा है वैद्युत क्षेत्र में, चूंकि L लंबाई तय करेगा, चालक तार की L लंबाई, तो L लंबाई तय करेगा, तो इसको लिख देंगे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को चालक की, इलेक्ट्रॉन को चालक की L लंबाई, चालक की L लंबाई तय करने में लगा समय, ठीक है, तय करने में लगा समय। अब यहाँ पर समय देखेंगे तो समय को जो हम व्यक्त करते हैं टी से व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे टी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे चूँकि L लंबाई तय कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये फार्मूला कहाँ से निकालेंगे हम, समय बराबर दूरी बटा चाल से, यहाँ से निकालेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए इसमें तो समय टी है, तो टी हमें ज्ञात ही करना है, दूरी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि L लंबाई है, लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी ही होता है, ठीक है। तो L लंबाई तय करने में समय लगेगा उसको, तो लिखेंगे L, और ये चाल इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चाल, चूँकि Vd है, Vd से ये गति कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे Vd, ये हो जाएगा। अब टी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे टी का मान, टी का मान हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में भी इसको रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, तो हो जाएगा आई बराबर NaLe, ये इतना था ही। अब टी के स्थान पर लिख देंगे L अपान हो जाएगा Vd। अब देखेंगे L से L हो जाएगा हमारा कैंसल, बाकी हो जाएगा जो हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा NaVdE। अब ये देखेंगे ये वाला जो आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो देखिए हो जाएगा Na हो जाएगा, और Vd हो जाएगा, इसको पहले लिख दिया NaVdE हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। या इसको लिख देते हैं यानी EaVd, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जहाँ लिखिए आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा अनुगमन वेग के लिए व्यंजक हो जाएगा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी आगे इसका क्या हो जाएगा, उपयोग आने ही वाला है। हाँ देखेंगे ये हो जाएगा गतिशीलता, मोबिलिटी, ये भी बोर्ड के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। इसका ये केवल क्या नाम है, परिभाषा ही पूछा जाता है, कभी कभी इससे जो हो जाएगा न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो देखेंगे प्रति एकांक वैद्युत के अनुगमन परिमाण को क्या करते हैं, आवेश की गतिशीलता कहते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। तो इस पर देख लेंगे, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे पहले, चूँकि ई वैद्युत क्षेत्र में जो हो जाएगा आवेश वाहक का जो आधार अनुगमन वेग का जो हमारा परिमाण हो जाएगा Vd हो जाएगा, और इसलिए देखेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो हो जाएगा अनुगमन का जो परिमाण हो जाएगा Vd अपान E हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में ही कहा है, तो ये हो जाएगा जब E का मान 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा Vd। यहाँ पर लिख देंगे इसको ही क्या कहें, आवेश वाहक की गतिशीलता, तो Vd अपान हो जाएगा E,
क्योंकि जैसे ही हमें यहाँ देखिए ये परिभाषा जो निकाला गया है यहीं से निकाला गया है। ई का मान क्या कर दिया गया है, ई का मान 1 कर दिया गया है। तो ये अनुगमन वेग का जो परिमाण हो जाएगा वो ही क्या कहलाता है, आवेश की गतिशीलता कहलाता है। तो इसके लिए हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा। हाँ, तो देखेंगे अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा ओम का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसको देखेंगे ओम्स लॉ। देखेंगे किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप दाब, ये भौतिक अवस्था क्यों कहा गया ताप दाब, इसको भी अगले हम टॉपिक में बताएंगे आप लोगों को जब वो टॉपिक आएगा। देखेंगे भौतिक अवस्था आदि ताप दाब जो हो जाएगा आदि अपरिवर्तित रहने पर, अगर ये बदले ना तब की बात की जा रही। अपरिवर्तित रहने पर चालक में प्रवाहित जो धारा आई होती है उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर वी की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसके कहने का मतलब ये हो जाएगा वी हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई। इसको समानुपाती या कहते हैं या अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई। तो हो जाएगा वी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक लाएंगे आर और ये हो जाएगा आई। क्योंकि इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं वी बराबर हो जाता है आई आर, आर को बाद में लिख देते हैं। ये वाला ऐसे अच्छा लगता है देखने के लिए, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा नियतांक, आर इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा नियतांक जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये ओम का नियम हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ओम का नियम का निगमन करेंगे हम, लेकिन कैसे निगमन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निगमन करेंगे, अनुगमन वेग से। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा अगला टॉपिक, अनुगमन वेग के नियम से या अनुगमन वेग से क्या हो जाएगा, ओम के नियम का निगमन। ये हो जाएगा बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% चांसेस है इसको आने के। और ये हो जाएगा और अनुगमन वेग दोनों। तो यहाँ पर देखेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही पुराना हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। चलिए चालक तार बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा चालक तार हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे। पहले हो जाएगा ये हमारा कुंजी हो जाएगा, कुंजी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बैटरी, ठीक है। ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये हो जाएगा चालक तार का क्षेत्रफल हो जाएगा, लिख देंगे क्षेत्रफल ए हो जाएगा, ठीक है। और ये चालक तार की लंबाई जो हमारा हो जाएगा एल हो जाएगा। इसके सिरों के बीच जो हमारा विभवांतर स्थापित हो जाएगा धारा प्रवाहित करने पर, हो जाएगा वी स्थापित हो जाएगा। और ये चालक में जो हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई हो जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा हो जाएगी उसके विपरीत, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा हो जाएगी वी डी। इतना हमारा प्रोसेस था, ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें देखेंगे क्या करना हो जाएगा, वैद्युत धारा में जो हो जाएगा हमारा संबंध, वैद्युत धारा या विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन हो जाएगा वेग में संबंध। अभी हमने निकाला ही है, हो जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी, ये अभी हमने निकाला ही है। आई बराबर एन ई ए वी डी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा लिखेंगे हम क्या होता है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग हमारा हो जाता है वी डी बराबर होता है ई वी टाउ बटा एम एल। इसे टाउ को कुछ लोग टो भी कहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, वही होता है। अब देखेंगे ये जो हो जाएगा वी डी यहाँ पर उपस्थित है, इसमें हो जाएगा वी डी का मान रखेंगे। समीकरण 1 में वी डी का मान रखने पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में वी डी का मान रखने पर, मान रखने पर देखिए ये जो फिगर हमारा होता है, फिगर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बोर्ड में अगर कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर जब देखेंगे इसको ना, तो क्या करेंगे, नंबर वो भरपूर देते हैं, तो समझ जाते हैं इस बच्चे को आता है ये क्वेश्चन। इसलिए फिगर बना के आप जब लगाएंगे था तो आप भूलेंगे भी नहीं, और हो जाएगा जो आपको नंबर भी बढ़िया ही मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए लिख रखते हैं इसका मान, आई बराबर हो जाएगा एन ई ए हो जाएगा, वी डी के स्थान पर लिख देंगे ई वी टाउ बटा एम एल। अब देखिए ई वी टाउ बटा एम एल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको इधर पक्षांतर करेंगे और ये आई को उधर पक्षांतर करेंगे। तो चलिए पहले इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा एम एल हो जाएगा और बटे लगाएंगे। बाकी देखिए इतने सभी को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एन हो जाएगा, और ये देखें 2 ई है तो हो जाएगा ई स्क्वायर, और ए है तो लिख देंगे ए, और यहाँ पर देखिए टाउ है तो यहाँ पर लिख देंगे टाउ, बराबर हो जाएगा वी अपान आई, ठीक है, वी अपान आई। और देखेंगे ओम के नियम के लिए एक हम क्या करते हैं, वो लगाते हैं
ट्रिक लगाते हैं, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R। अगर ये आप त्रिभुज ट्रिक याद करेंगे ना, तो ट्रायंगल ट्रिक, तो क्या करेंगे आप, ओम का नियम कभी भूलेंगे ही नहीं। तो देखेंगे इसमें होता क्या है, ये होता है ऊपर V और ये होता है बटे। अगर हमें V का मान ज्ञात करना है तो V बराबर होता है I इंटू आर। तो यहाँ से निकल के आ जाता है, V का मान निकल के आ जाता है I इंटू आर हो जाता है। अगर I का मान हमें ज्ञात करना हो तो I बराबर आता है V अपान आर। यहाँ से मान निकल के आ जाएगा, ये वाला बटे हो जाएगा और ये वाला क्या होता है, गुणे का साइन होता है। तो यहाँ पर I का मान निकालेंगे, I बराबर होता है V बटे आर हो जाएगा। अगर R का मान हमें निकालना तो R बराबर होता है V बटे क्या हो जाएगा, आर। अगर V का निकाल रहे हैं तो V बराबर I इंटू आर, ये दोनों हो जाएगा। ये त्रिभुज से हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ कहा है I बटे आर, V बटे आर का, सॉरी V बटे हो जाएगा आर, तो किसका मान हो जाएगा, I का। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, समीकरण ऐसे लिख देंगे 2 और लिखेंगे ml बटा एन ई स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे ml बटा एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर हो जाएगा ए टाउ। अब ये टाउ बराबर इसको लिख देंगे आर, चूंकि आर के बराबर तो लिख देंगे आर। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण देखेंगे, इसमें भी हो जाएगा, देखिए ये पक्ष बराबर है और इसमें भी ये पक्ष बराबर, दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 की तुलना करने पर, समीकरण 3 की तुलना करने पर, अब लिखेंगे इसकी तुलना जब करा देंगे, चूंकि देखिए ये पक्ष बराबर है, ये भी इधर बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाकी ये दोनों हमारा बचेगा। अभी हो जाएगा यहाँ पर R बराबर हो जाएगा V बटा आई, R बराबर V बटा आई। तो अगर जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, देखिए हमें V का मान ज्ञात करना है तो V बराबर हो जाएगा आई आर। ये हो जाता है, V बराबर आई आर होता है, यही ओम का नियम होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे I। ये हो जाएगा ओम का नियम, यही लिख देंगे, यही ओम का नियम है, यही हो जाएगा ओम का नियम है, क्योंकि यहाँ पर V हो जाएगा, सॉरी V हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, यही ओम का नियम है, ये लिख देंगे। अभी ये देखिए जो हमारा हो जाएगा ml बटा एन ई स्क्वायर, ये टाउ बराबर होता है आर ना, ये प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। ये प्रतिरोध की अभी जब निर्भरता हम देखेंगे तो यहीं से निकालेंगे, इसलिए ये इतना जो होता है आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा ओम के नियम का नेकबंध, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो देखेंगे अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में डाला गया अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर, आर बराबर होता है वी बटा आई। अभी हमने देखा है ये से, आर बराबर हो जाएगा वी बटा आई। तो इसको हम त्रिभुज से निकालेंगे ऐसे, ठीक है, जो भी हमने ट्रायंगल ट्रिक बताया था उसी का यूज करेंगे। ये हो जाएगा वी और ये नीचे हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। चूंकि आर का मान ज्ञात करना, आर बराबर होता है वी अपान आई होता है। तो देखिए आर का मान निकल गया यहाँ से, इसको लिख देंगे ट्रिक। इसको भूलिएगा मत, ये हो जाएगा ओम के नियम के जो हो जाएगा, तीनों फार्मूले यहीं से ही निकल जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। अगर वी का ज्ञात करना होगा, वी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा, आर बराबर होता है वी अपान आई हो जाएगा, और अगर आई का मान ज्ञात करना होता है तो आई बराबर हो जाएगा वी अपान आर। ये इतना हमारा हो जाएगा क्लियर। अब हम देखेंगे इसका मात्रक की बात करेंगे अगर, तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक होता है ओम। इसको ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम। या तो इसको कहते हैं वोल्ट बटा एम्पियर, लिख देंगे वोल्ट हो जाएगा बटा एम्पियर। ये हो जाएगा वोल्ट बटा एम्पियर को ही क्या कहा गया है, ओम। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बराबर हो जाएगा ओम। ठीक है, ये वोल्ट बटा एम्पियर को ही ओम कहा गया, ये हो जाएगा, इसके दो मात्रक हो जाएंगे। अब इसका हम देखेंगे बीमीय सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बीमीय सूत्र। अब देखेंगे हम बीमीय सूत्र, ये हो जाएगा बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र देखेंगे जो हो जाएगा, तो इसके लिए यहीं से हम फार्मूले से देखेंगे। आर बराबर होता है वी अपान आई होता है, चूंकि वी है, वी बराबर हो जाएगा डब्लू बटा क्यू जीरो। ये कहाँ से आता है, विभव की परिभाषा से आता है। और आई बराबर होता है क्यू अपान होता है टी, आई बराबर होता है क्यू अपान टी। तो टी को इधर करेंगे पक्षांतर, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आर बराबर ये हो जाएगा डब्लू हो जाएगा इंटू टी अपान क्या हो जाएगा क्यू
स्क्वायर कर देंगे, चूँकि ये क्यू नॉट जो हो जाएगा क्यू के बराबर यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि क्यू नॉट बराबर हो जाएगा क्यू, इसीलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आर का विमीय सूत्र हो जाएगा, देखिए ये डब्लू है, चलिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं, डब्लू टी अपन हो जाएगा क्यू स्क्वायर। डब्लू क्या हो जाएगा, जूल, जूल का हो जाएगा मात्रक जो होता है एम, विमीय सूत्र हो जाता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये होता है। और टी का जो हमारा हो जाएगा, टी हो जाएगा समय है। अब क्यू स्क्वायर का होता है, क्यू का होता है ए टी, चूँकि स्क्वायर हो तो इसका लिख देंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखेंगे एक टी से यहाँ पर एक टी हो जाएगा कैंसिल, बाकी जो हमारा बचेगा आर बराबर यहाँ पर लिख देंगे, आर बराबर बचेगा एम हो जाएगा एल है। अब देखेंगे यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एल स्क्वायर लिख देंगे। और देखेंगे नंबर आया टी का, टी के पावर -2 वहाँ पर है और एक टी बचा यहाँ पर है, तो ये जब ऊपर जाएगा हो जाएगा -3, टी के पावर -3। अब देखिए ये स्क्वायर बचा है और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा ए के पावर -2। ये होता है इसका विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो जाता है। कभी कभी विकल्प में पूछा जाता है 1 नंबर में, तो इसको आप लोग तैयार जरूर रखिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1-2 नंबर आपका चला जाएगा। अब देखेंगे ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। इसमें देखेंगे ओमीय प्रतिरोध जो होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और उनमें जो प्रतिरोध लगा होता है, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय चालक कहते हैं, और उनमें जो लगा प्रतिरोध होता है ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, उसके लिए उदाहरण देखेंगे, हमारा हो जाएगा सभी चालक जो होते हैं, सभी चालक या सभी धातुएं जो होती हैं ओमीय प्रतिरोध होती हैं। अब देखेंगे ओमीय चालक भी कहलाते हैं और उनमें लगा वो प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध भी कहलाता है। अब देखेंगे ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा वी और आई हो जाएगा, इसके मध्य जो हो जाएगा ग्राफ हमारा प्राप्त होता है एक सरल रेखा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाए एक सरल रेखा हो जाए, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, लिखेंगे सरल रेखा, सरल रेखा में प्राप्त होती है ग्राफ हो जाएगा। ये कभी कभी पूछा हो जाता है ओमीय प्रतिरोध के लिए। अब देखेंगे अनोमीय प्रतिरोध हो जाएगा हमारा। अनोमीय प्रतिरोध जो हो जाएगा ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो, अनोमीय प्रतिरोध कहलाता है। या तो इसको लिखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है ओमीय चालक किसे कहते हैं। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय चालक कहलाते हैं, तथा उसमें जो लगा प्रतिरोध होता है वो अनोमीय प्रतिरोध कहलाता है। इसके मध्य अगर ग्राफ देखें हम, वी और आई के मध्य, वी हो जाएगा और आई के मध्य ग्राफ देखेंगे तो ऐसे एक कर्व प्राप्त होता है। वी और आई के मध्य क्या होता है, ग्राफ देखेंगे तो कर्व प्राप्त हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा ग्राफ। तो देखेंगे ये हो जाएगा प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। इसे ओम के नियम की निर्भरता भी कह सकते हैं, क्योंकि ओम के नियम में जो होता है ये प्रतिरोध उपस्थित होता है। जब ये प्रतिरोध की निर्भरता हो जाएगी तो ओम के नियम की भी निर्भरता हो जाएगी। इसको देखते हैं, तो अभी हमने ओम के नियम का निगमन जब किया था तो उसमें देखा था आर बराबर आया था ml बटा NE² ए टाउ, ये हमने वहाँ पर प्राप्त किया था। अब देखेंगे यहीं से हम इसके निर्भरता निकालते हैं। अब आप लोगों को हमने बताया भी था कि अभी ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आएगा इसका उपयोग। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है एम हो जाएगा और ई हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे नियतांक हो जाएंगे। एम बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा जो हो जाएगा 9.1 × 10 के पावर -31 किलोग्राम, ये हो जाएगा। और ये जो ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ई बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, ये हो जाते हैं नियत, ये नियत राशियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा आर हो जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा जब इसको हटाएंगे। अब देखिए ये हो जाएगा एल, चालक तार की लंबाई के अनुदिश, तो ये हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, अर्थात जैसे ही हम आर का मान बढ़ाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आर प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे चालक तार का हम क्या नाम है, चालक तार का जो हो जाएगा लंबाई हम बढ़ा रहे हैं, चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए हम इसको देखेंगे, हो जाएगा जैसे कि यदि आप लोग के घरों में इन्वर्टर होगा तो आप लोग देखे होंगे जितने ही अधिक आप लोग तार उसमें फैलाए होंगे तो इन्वर्टर जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता होगा। ठीक है, तो इसी के कारण होता है, क्योंकि जब अधिक आप लोग तार फैलाएंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ता चला जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ाएगा तो उसका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा जो होगा उसमें ये ऊर्जा में व्यय हो जाएगा, जिसके कारण वो हो जाएगा विद्युत जल्दी ही वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हो जाएगा हमारा दूसरा
या तो आप मोटर चलाते होंगे तो क्या करेंगे, मोटर चलाते होंगे जब लंबा आप लोग तार फैलाते होंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे जब तार लंबा हो जाएगा अर्थात उस तार बड़ा हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी बड़ा हो जाता है। तो लाइट अगर हाफ वे रहती है तो क्या होता है, मोटर चलता नहीं है। या तो अगर लाइट कम होती है तब भी नहीं चलता। अगर यदि वही मोटर को उसके खंभे के पास लगाकर तार छोटा सा लगाकर चला हुए तो मोटर चलेगा। तो यही कारण होता है, प्रतिरोध घटाने दे लंबाई घटाने पर तार की जो होता है ये प्रतिरोध घट जाता है, और लंबाई बढ़ाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इधर घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा, इस पर निर्भर करता है। अब दूसरा देखेंगे क्या होता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक नंबर हो गया और ये देखेंगे दूसरा नंबर, तो हो जाएगा आर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a। अब देखेंगे इसको दूर कैसे किया जाए, कि हो जाएगा हम दूर तक तार भी ले जाएं और मोटर चलाने में दिक्कत भी ना हो। या तो घरों में इन्वर्टर का जो तार हो जाए अधिक फैलाएं फिर भी उसमें दिक्कत ना हो। तो कैसे करेंगे देखेंगे, ये हो जाएगा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a। ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे ही देखिए आर का मान हम बढ़ाएंगे, देखिए अगर हमें प्रतिरोध का मान घटाना तो हम क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे। जैसे ही क्षेत्रफल हम बड़ा करेंगे अर्थात तार का क्षेत्रफल जब बड़ा करेंगे तो हो जाएगा आर का मान अपने आप डाउन हो जाएगा। अर्थात जब देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा चालक तार, ये हो जाएगा हमारा चालक तार। चलिए अगर हम चालक तार को इतना मोटा लेते हैं अर्थात ये क्षेत्रफल इसका इतना मोटा है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, लिख देंगे क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा चालक तार, लिख देंगे ये चालक तार हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका अगर अधिक बढ़ाएंगे अर्थात जब क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो तार क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब मोटे तार का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो हो जाएगा क्षेत्रफल अर्थात बढ़ा रहे हैं तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत है। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटता चला जाएगा, प्रतिरोध घटेगा। अर्थात अगर मोटे तार को आप दूर तक लेकर जाएंगे तो मोटर चलाने में दिक्कत भी नहीं हो जाएगी। या तो घर में अगर मोटे तार को फैलाएंगे तो इन्वर्टर में जो ऊर्जा व्यय हो जाती है वो व्यय भी नहीं हो जाएगी। तो देखेंगे अगर इसका मान हम घटा देते हैं, चलिए तार को पतला से पतला कर देते हैं। अगर यही तार हो जाएगा हमारा इतना पतला हम कर दें, चलिए इतना पतला कर दिए, ये हो जाएगा चालक तार, चालक तार। और इसका जो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। इसका मान हम घटा दिए, देखिए जब इसका मान जैसे ही घटाएंगे वैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा, ये हो जाता है। अब अगला देखेंगे, अगला जो कि ओम के नियम पर निर्भर करता था, हम बताए थे आप लोगों को कि हो जाएगा ये ताप दाब के समानुपाती होता है, स्थिर रहना चाहिए, ये क्या होता है। तीसरा देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ। ये टाउ क्या होता है, अभी हमने आप लोगों को बताया था, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो लगा समय होता है वही कहलाता है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे जो हो जाएगा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ, अर्थात ये हो जाएगा प्रतिरोध टाउ की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही अगर इसका मान हम बढ़ाएंगे तो ये घटता चला जाएगा, इसका मान घटाएंगे तो ये बढ़ता चले जाएगा। तो देखेंगे कैसे निर्भर करता है। चालक तार का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा जो होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था जैसे चालक तार में जो होता, ये चलिए हमारा चालक तार था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे चला था, यहाँ पर टकरा गया था, फिर उसके बाद यहाँ से जब धनायन से टकराया फिर इधर गया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जो चलने का इसका समय होता है क्या होता है, टाउ1 लगता है। इस यहाँ इलेक्ट्रॉन से और यहाँ इलेक्ट्रॉन के मध्य जो समय लगता है टाउ1 हो जाएगा। और जब यहाँ से धनायन से टकराने के बाद फिर अगला इधर चलेगा मुड़ेगा दिशा, तो यहाँ पर जब इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर धनायन से टकराएगा तो इसके मध्य टाउ2 हो जाएगा, समय लगेगा। फिर यहाँ से जब टकरा के निकलेगा आगे इधर धनायन से जब टकराएगा तो इसके मध्य टाउ3 हो जाएगा, इसका समय अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे चालक तार का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगा समय कम हो जाता है। अर्थात यहाँ से जब हो जाएगा यहाँ तक आएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसके मध्य जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा अधिक होने से हो जाएगा समय कम हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो समय अंतराल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से गति करेंगे, यहाँ से आगे यहाँ टकराएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जब ये हो जाएगी क्या हो जाएगी, क्रमागत टक्करों के मध्य जब समय कम होगा तुरंत ही प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ा तो क्या करेंगे, अगर इसको हम घटाएंगे तो अगर ताप ना दिया जाए, एकदम सामान्य ताप में रखा जाए तो ये हो जाएगा, इसका मान टाउ का मान बढ़ेगा। अर्थात ताप को जब कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से आएगा, यहाँ पर टकराएगा, फिर उसके बाद आराम से यहाँ टकराएगा। तो जब ताप कम देंगे ताप कम देंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आराम से टकराएगा, तो हो जाएगा प्रतिरोध का मान वैसे ही घटेगा, ये हो जाएगा प्रतिरोध का मान वैसे ही घटेगा। तो टाउ पर भी निर्भर करता है, इसलिए आप लोग ये भी
ये जो होता है बोर्ड में पूछा जाता है। ये सब निर्भरता जो हो जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। अभी इससे एक हम डेरिवेशन आप लोगों को कराने वाले हैं। हाँ, तो देखेंगे अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे देखेंगे हो जाएगा किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, तो जी बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा आर। ये होता है विद्युत चालकत्व। अब देखेंगे इसके मात्रा की बात करें तो मात्रा की बात देखिए बटे में, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रति ओम, इसको लिख देंगे प्रति ओम, या इसका मात्रक होता है साइमन, यह होता है साइमन। अब ये देखिए साइमन कहाँ से आया, चूंकि ओम का नाम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि लिख देंगे जॉर्ज साइमन ओम, ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, ओम का नाम, ओम का हो जाएगा नाम, ये लिख देंगे। चूंकि ओम का नाम होता है जॉर्ज साइमन ओम, तो देखेंगे इधर से जब चलेंगे तो हो जाएगा साइमन ओम आता है, तो इसीलिए क्या करते हैं इधर से देखेंगे चलेंगे तो ये बीच का नाम लिया जाता है, जॉर्ज को हटा दिया जाता है क्योंकि इसको छोड़ दिया जाता है, तो उनका नाम टोटल होता है ओम, तो इसीलिए उनके नाम में लिया जाता है जॉर्ज साइमन। तो साइमन ओम होता तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं साइमन हो जाएगा। और इसको एक नाम और भी देते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा, महो, इसको नाम देते हैं, इसका मात्रक और हो जाएगा महो, आधा में हा पर ओक मात्रा हो, महो, MHO, महो। चूंकि ओम का देखेंगे नाम होता है OHM, ऐसे लिखते हैं ओम, और इसको जब विपरीत में करेंगे 1/2 करके लिखते हैं या हाफ करके लिखते हैं, या तो ऐसे कर देंगे 1/ओम में जब लिखेंगे तो इसके हो जाएगा MHO। ये कैसे आता है, क्योंकि देखेंगे उल्टा चलते हैं तब ऐसे, इनके नाम में चला जाता है इधर से ना OHM ओम, तो इसके विपरीत जब चलेंगे चूंकि यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा बटा, तो बटे में जब इधर से चलेंगे तो हो जाएगा MHO, तो इसे ही कहते हैं महो। तो ये हो जाएगा हमारा ये महो, यहाँ पर हो जाएगा महो, और ये हो जाएगा साइमन, और ये हो जाएगा प्रति ओम। इसके 3 मात्रक होते हैं, ये हो जाएगा। अगर इसका बीमीय सूत्र की बात हम करें तो यहाँ पर लिखेंगे बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि प्रतिरोध आर का बीमीय सूत्र था हमारा, यहाँ था ML के पावर -2 T के पावर -3 A के पावर -2, ये हमारा था। अब इसको जब हम बटे में करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा M, ए हो जाएगा ML के पावर -2 T के पावर ML² T के पावर -2 A के पावर -2 T के पावर -3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा G बराबर हो जाएगा M हो जाएगा। अब देखिए यम के इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यम के पावर -1, यल को ऊपर ले जाएंगे यल के पावर आ जाएगा -2, टी के पावर -3 है तो आ जाएगा टी के पावर 3 पॉजिटिव में आ जाएगा, और ए के पावर हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा 2, ए के पावर ए के पावर 2 हो जाएगा केवल, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। ये भी जो हो जाएगा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बीमीय सूत्र याद रखिएगा। हाँ, तो देखेंगे अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अथवा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी माने होता है प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अभी देखेंगे ओम के नियम का जो हो जाएगा निर्भरता या प्रतिरोध की निर्भरता से निकालेंगे तो हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, एक ये था, दूसरा हमारा था R इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन A। जब दोनों के एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हो जाएगा, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L अपॉन A हो जाएगा। क्योंकि जब ये नियतांक को हटाएंगे तो ये साइन को हटाएंगे तो एक नियतांक लाएंगे, तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू L अपॉन आ जाएगा A। अब यहाँ पर लिख देंगे रो बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, अर्थात एक नियतांक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिरोध, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, अथवा प्रतिरोधकता लिख देंगे, अथवा प्रतिरोधकता, ये हो जाएगा। अब देखेंगे हमें विशिष्ट प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध की क्या करना है, हमें सूत्र प्राप्त करना है। तो इसको जब हम प्राप्त करेंगे तो देखेंगे इन दोनों के करेंगे इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA, और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा L, तो वो रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L। अगर इसका मात्रक क्या नाम है इसका, वो हाँ, तो चलिए पहले मात्रक ही देख लेते हैं। मात्रक अगर इसका देखेंगे तो R का हो जाएगा ओम, तो यहाँ पर लिख देंगे ओम, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या है मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर।
और जब मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसका आ जाएगा ओम मीटर, ओम हो जाएगा मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसके साइन के साथ, ओम हो जाएगा और मीटर, ये हो जाएगा इसका। अब इसका हम अगर परिभाषा की बात करेंगे तो एल और ए का मान, दोनों का मान 1 कर देंगे, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिख देंगे चूँकि, और लिखेंगे एल बराबर लिख देंगे 1 मीटर, क्षेत्रफल 1 मीटर और इसकी लंबाई 1 मीटर करने पर जो हो जाएगा उसमें चालक में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, वही प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। लिख देंगे यदि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसका क्षेत्रफल 1 मीटर हो तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी निर्भरता हम देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हाँ, तो अब देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला हमारा होता है रो बराबर RA/L। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। अब देखेंगे R का मान हम चूँकि यहाँ पर रखेंगे, R बराबर होता है ml/ne² ए टाउ। ये मान इसमें हम रखेंगे तो रो बराबर हो जाएगा ml/ne² ए टाउ, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा A/L, इसको अलग कर देंगे। देखेंगे यहाँ से L से L हो जाएगा हमारा कैंसल और A से A हो जाएगा कैंसल, अर्थात ये चालक की लंबाई और क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर लिखेंगे रो बराबर लिख देंगे, यहाँ पर देंगे ये कट जाएगा तो m बटा हो जाएगा ne² हो जाएगा, ne² टाउ हो जाएगा, चूँकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आ जाएगा फार्मूला। इस पर भी सवाल दे सकता है, या तो अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा m और इलेक्ट्रॉन, देखेंगे यहाँ पर m हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा, और E बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाता है, ये होता है E। ये दोनों नियत हो जाएंगे तो रो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखेंगे 1/, हो जाएगा n क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, जो जितने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे पहले n बराबर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देते, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो जाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। n हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। और ये देखेंगे यहाँ पर जो टाउ हो जाता है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे अधिक होगा, जितने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जितने उसमें कम होंगे उसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ये निर्भर हो गया 1 नंबर। दूसरा हमारा बचता है टाउ, ये दोनों नियतांक हो जाएंगे तो बचेगा टाउ, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ हो जाएगा। जैसा कि हमने आप लोगों को प्रतिरोध की निर्भरता में बताया है कि अगर इसका मान बढ़ाएंगे अर्थात ताप बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर इसका मान कम हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यदि ताप घटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। और ये विशिष्ट प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। ये हो जाएगा, इसकी निर्भरता हो जाएगी। हाँ, तो देखेंगे अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व सिग्मा कहते हैं। इसको सिग्मा से व्यक्त करेंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो हो जाएगा। चूँकि देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमारा था ओम मीटर, तो इसका मात्रक की बात अगर हम करें, मात्रक जो हो जाएगा आ जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स और हो जाएगा मीटर इनवर्स। इसको लिख देंगे, या तो डायरेक्ट ही ऐसे लिख देंगे ओम मीटर हो जाएगा इनवर्स, या लिख देंगे प्रति ओम मीटर, यहाँ पर लिख देंगे प्रति ओम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मीटर, प्रति ओम मीटर हो जाएगा। अगर इसके क्या नाम, हम बीमीय सूत्र की बात करें तो यहाँ पर लिख देंगे बीमीय सूत्र जो हो जाएगा हमारा, बीमीय सूत्र हो जाएगा m⁻⁻1 और l⁻⁻3, t के पावर हो जाएगा 3 और a के पावर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा बीमीय सूत्र। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर होता है समाप्त। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इसका जो हो जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर हमारा मिल जाएगा PDF, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।